जय हिंद दोस्तों, पुनः आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत कक्षा 10वीं का बिहार बोर्ड हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी के दरमियान आज हम लोग चलते हैं। आज पढ़ेंगे नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा रचित विष के दांत जो कहानी है, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट करते हुए पढ़ा जाए। एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक समझना है और जानने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले हम लोग शब्द निधि को एक बार देख लें, क्योंकि सर्वप्रथम शब्द जो बीच बीच में जो आएंगे, जो वाक्य शब्द जो उसका अर्थ आपको समझने में सुविधा होगा। देखिए, बरसाती, पोटिरको, नाच, गर्भ, गुमान, तहजीब, सभ्यता, सोफर, ड्राइवर, सामत, दुर्भाग्य, सख्त, काड़ा, कठोर, ताकीद, कोई बात जोर देकर कहना, चेतावनी, खोखा खोखी, बच्चा बच्ची, बांग्ला, फटकाना, निकट आना, तमीज, विवेक, बुद्धि, शिष्टता, तालीम, शिक्षा, सोसाइटी, शिष्ट समाज, भद्रलोक, रसक, ईर्ष्या, ताल्लुक, संबंध, हकीकत, सच्चाई, वास्तविकता, आविर्भाव, उत्पत्ति, प्रकट होना, दुर्ललित, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। बात समझ ना, किसी बच्चा को लाल प्यार में इतना देते हैं कि वो बिगड़ ही जाता है, तो उसी को कहा गया है। ट्रेंड, प्रशिक्षित, दूरदर्शी, दूरदर्शिता, समझदारी, फरमाना, आग्रह पूर्वक कहना, फिजूल, फालतू, व्यर्थ, वाकिफ, परिचित, वकाया, घटना, हैसियत, स्तर, प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, औकात, अखबारनवीस मतलब पत्रकार, परछन, छिपा हुआ, गुप्त, अपरकट, अदब, शिष्टता, सभ्यता, हिकमत, कौशल, योग्यता, रुखसत, विदाई, बैलोस, निस्वार्थ, बेयारा, खाना खिलाने वाला सेवक, चित्कार, कंदरन, आर्द्र होकर चीखना, शयनागार, शयन कक्ष, सोने का कमरा, खलल, विघ्न, बाधा, व्यवधान, कातर, आत्र, खैरियत, कुशल क्षेम, कुशल क्षेम, नहीं अच्छा है, क्षमा, क्षेम, हाँ, बेढब, बेतरीका, अनगढ़, उज, आपत्ति, मजाल, ताकत, हिम्मत, साहस, अक्ल, बुद्धि, दुर्दमनीय, मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके, निष्ठुरता, कूड़, निर्मता। तो अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा लेखक परिचय कर ले, थोड़ा सा एकदम संक्षेप में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जनमाना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। समझ ना, तो इनका बारे में अब हो गया। और मैं बात बता दूं, जब हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे उस सेक्शन में इसको पढ़ लिया जाएगा। तो आइए, विष का दांत, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप यदि पहले से पढ़े होंगे तो आपको और सुनने में मज़ा आएगा। और ये हिंदी है, अपने से भी पढ़ सकते, इसमें कोई ज़्यादा मतलब इसमें कोई तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कोई कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि आपको समझने में समस्याओं का सामना करना पड़े, फिर भी आप प्रयत्न कीजिएगा पढ़ने का, तो समझ सकते हैं। फिर चलिए शुरू करते हैं। विष के दांत। सेम साहेब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। बात समझना, काली चमकती हुई स्टीमर इंड जैसे कोयल घोंसले में
कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को कार पर नाज है, समझ। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धाबा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। बात समझना तो खोखा खोखी देख लेना कि बच्चा बच्ची का जो प्रयोग किया गया था। इसलिए मैं बोला था कि पहले शब्दार्थ एक बार पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आपको कोई भी पढ़ने में परेशानी नहीं होगा। खोखा खोखी बच्चा बच्ची, समझना। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। पांच ठहरी और शोभी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं। समझ रहे। तमीज मतलब शिष्टाचार, मतलब उसका विवेक बुद्धि, समझ रहे। तहजीब, समझ रहे ना। कुछ उर्दू शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो मिस्टर एंड मिसेज उनकी जो रहती है, दोनों दंपति है, पति और पत्नी, समझ रहे ना। इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि नहीं दी है कि बस। तालीम मतलब क्या हम लोग पढ़े थे भैया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि शब्दार्थ थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, समझ है ना। उसको आपको समझ में आएगा। शब्दार्थ तालीम मतलब क्या होगा, शिक्षा। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है या कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लड़कियां जो है कि कठपुतलियां है, फिर भी माता पिता को गर्व है। कठपुतली इस दृष्टिकोण से कहा गया कि वो तो काम काज का मतलब कोई काम उम ना करते कठपुतली हो, या दिखने में बहुत अत्यंत सुशील सुंदर प्रतीत हो, इस तरह का भी प्रयोग किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां अब फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। तो ये गमला उमला जो है ना कि बच्चे सब तोड़ ही देते हैं। बात समझना। बचपन मतलब हर कम से मतलब बेगाना होता है, समझ ना। उसी के अंदाज में तब देखिएगा, ये सब गाना उना कभी सुनिएगा तो समझ में आएगा। तो वही मतलब गमला मतलब तोड़ फोड़, मतलब शीशा का सामान जो होता है, कांच का सामान, बर्तन उनका जो तोड़ मरोड़ ज्यादा हो जाता है, समझ ना। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। आंखों का तारा भैया मुहावरा का प्रयोग किया गया है। आंखों का तारा अत्यंत प्यारा, समझ ना। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापा का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। बात समझना। तो ये बात किया जा रहा है नलिन बिलोचन शर्मा जो लेखक हैं इस कहानी के, विष के दांत के, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शीर्षक का, जो ना विष मतलब जहर होता है, जहर के दांत। बात समझना। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए,
हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव बात समझना अब जाकर हुआ था। आविर्भाव मतलब क्या समझे थे भैया? आविर्भाव उत्पत्ति प्रकट, समझे ना? तो हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही, बात समझ ना? तो किस तरह भाई खोखा जो था घर में, मतलब वे मतलब घर का नियम अस्वाभाविक नहीं था और घर के नियमों का भी अपवाद था, मतलब बेतरीका का था। तो इसके अलावा इस मोटर से को कोई खतरा हो सकता तो खोखा से ही होगा, दूसरा कोई नहीं, से दूसरा किसी से नहीं, बात समझ ना? बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी, बात समझ ना? 5 लोग थे तो 5 के लिए अलग नियम है। छठे जो है ये भाई साहब खोखा जो है उनके लिए अलग नियम है। कहने के लिए तो सेना का कहना है, सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, इसे तो इंजीनियर होना है, मतलब इंजीनियर बनना है, बात समझना? अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। देखिए बच्चे जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता के लिए तो एक मतलब उम्मीद ही होते हैं ना, जो काम उनसे ना हो तो उनसे एक उम्मीद होता है, एक उम्मीद की किरण होते हैं। देखिए तो वे कह रहे हैं कि उनके बच्चे को जो है कि इंजीनियर बनना था। जैसे आप ही लोग का कुछ आप लोग का मतलब निर्धारित किया गया होगा कि इसके बाद हम 10th करने के बाद नीट का मेडिकल में जाएंगे या क्या बोलते हैं आप एती में यूपीएससी बीपीएससी वगैरह में जाएंगे या आप बैंकिंग में जाएंगे या आप जेईई मेंस में जाएंगे। तो ये समथिंग आप लोग का प्लानिंग होगा ही, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेना ने सिद्धांतों का भी बदल लिया था। दुर्ललित मतलब दुलार में बिगड़ जाना, अधिक अत्यंत दुर्लार के कारण बिगड़ जाना, दुर्ललित, समझना? अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। देखते हैं ना गांव में आपके इर्द गिर्द जो कुछ लोग आते जाते रहते हैं तो उनको ये ध्यान रहता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली रूप से आपसे पहले वार्तालाप नहीं करेंगे, तो ये आपके जो अभिभावक होते हैं उनसे कहेंगे कि इर्द गिर्द का जो पड़ोसी में कुछ लोग चर्चा में रहते हैं उनका जिक्र करते हुए आपकी बात उछालते हैं, बात समझना? तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। बात समझना? जो मतलब इंजीनियरिंग वाला अलग ही कंसेप्ट है, बात समझना? इन लोग का रूपरेखा ही अलग है। देख रहे हैं ना, बच्चा है तो भाई बच्चा को कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल में भेजा जाए तो उनका एक अलग ही पैमाना है, उनका एक अलग ही तरीका है कि उनके बढ़ई जो है उनके ठोक पीट का काम सिखा दे। बात समझना? देखिए आगे क्या हो रहा है। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी।
हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। बात समझ, छोटे ही बच्चे के, मासूम से ही बच्चे को आप लोहार के साथ जो बढ़ई होते हैं उनके साथ काम करने को कह रहे हैं, तो वाकई में तो उनका जो देखिए, एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे यही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। बात समझ ना, तो बचपन से कुछ लोग का होता है कि नहीं, मतलब पहले किताबी ज्ञान से बढ़िया है, अच्छा है, मतलब कि फार बेटर है कि आप एक्सपीरियंस कीजिए कोई काम हम के, जो बढ़ई उढ़ई का जो काम होता है, पलंग वलंग जो होता है, चौकी, जो फर्नीचर का जो सामान जो बनता है, उसमें उस तरह की बात कर रहे हैं कि उसी में डिजाइनिंग करने का, उसमें भी देखिए इंजीनियरिंग में भी अलग अलग कोर्स होता है, डिफरेंट बात समझ ना। तो ये आप डिपेंड कीजिएगा, आगे आप जब पढ़िएगा तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि क्या वाकई में क्या होता है, कितने इसमें विभाग हैं, समझ ना। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। अब छोटा बच्चा को कोई कहे कि आगे मतलब 20 साल के बाद ये देखिएगा एक बड़े सबसे बड़ा देश की सेवा करेगा, सब आईएएस में जाएगा, तो बाप मतलब समझ ना, एक थोड़ा सा लोगों को लगता है कि क्या ही है, समझ ना। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। व्यंग मतलब व्यंगबाजी होता है ना, जैसे व्यंग क्या होता है, सटायर इंग्लिश में कहते हैं। तो व्यंग क्या होता है, जैसे कि आप घर पर मतलब आपको मतलब अनुमति दिया गया कि अब जाइए, शाम को जाइए, लेकिन शाम में जो है कि 7 बजे तक घर तक आ जाइएगा, लेकिन आप आ रहे हैं रात्रि 11 बजे, रात्रि 10 बजे, तो आपके वहाँ पर अभिभावक होंगे जो कहेंगे कि वाह कितने जल्दी आ गए। तो ये क्या हो रहा है, आप में सुधार लाने की चेष्टा की जा रही है कि आप सुधरिए, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं बोला जा रहा है, बात समझना। तो ये व्यंग किया जा रहा है, आप आए हैं लेट, कहा जाता है कि मतलब कि कितने पहले आ गए, इतनी जल्दी आ गए, मतलब आप लेट हो गए। आपको बोला गया कि हाँ भाई शाम को 7 बजे आ जाना है, लेकिन आप 11 बजे मध्य रात्रि में पहुंच रहे हैं, तो आपको कहते इतनी जल्दी आ गए, इतना जल्दी काम निपटा लिए। इस तरह की बात हो गए, व्यंग्य करते हैं। बाद में चाहे आप स्कूल में जाते होंगे, विद्यालय में, तो लेट से जाने पर कहते क्या बहुत जल्दी आ गए, बात समझ ना। तो उसी को थोड़ा सा व्यंग्य कहा जाता है, लेकिन इसको भी आप पढ़िएगा तो इसका भी एक अलग अलग रूपरेखा होता है, समझे, आगे पढ़िएगा तो। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बस मेरे ना, जो यहाँ पे थे, कौन थे भाई, ये महोदय कौन थे, पत्रकार महोदय। बाहर सेन साहब का सोफर एक ऑर्डर से उलझ रहा था। सोफर क्या था भैया, सोफर क्या था, सोफर ड्राइवर एक महिला से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था।
बात समझ ना। तो ये सब बात मतलब डर हो जाता है ना बच्चा, मतलब बच्चे को क्या ही मतलब जानकारी है, क्या ही ज्ञान है कि यहाँ जाने पर मुझे चोट लगेगी या हमारे लिए नहीं है या उचित अनुचित, कि ज्ञान नहीं रहता है। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब जब आए तो देखकर औरत सहम गई, डर गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, मैं तो जा तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की मतलब कौन उलझ रही है, तो कौन मतलब मारने में, कौन हटाया बच्चे को? वो जो सोफा था, ड्राइवर था, वही हटा रहा है उनका दोस्त को। तो इसी के बच्चे को हटाने पर उसके माँ जो है कि ड्राइवर से, सोफर से लड़ने लग रही है। तो बात समझ ना। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयंत्र पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया होगा। ढकेल एगो होता है ढ अलग, ढ पर ढक्कन, ढ से ढक्कन, ध से धनुष वाला है, समझना। धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? मतलब समझ रहे ना। जो मदन जो है उसको, इसका बेटा है, एक मामूली किरानी के बेटा है, क्लर्क के बेटा है, उसी को मतलब धक्का दिया तो पैर से खून नून निकलने लगे, बात में थोड़ा सा खरोच उरोच आ गया होगा। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। बात समझ ना। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। बात समझना। टायर बिल्कुल बैठ गया था, समझना, मतलब हवा कम हो गया था, निकल गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए, कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। बात समझना। उन्हें डर लगा था कि कासू जो था बदमाश, वही हवा कहीं ना निकाल दिया हो। तो बचपन में आप लोग भी कुछ ना कुछ शरारती किया होंगे, तो परकाल जो डिवाइडर होता है वही घोंप घाप के हवा निकाल दिए होंगे किसी न किसी व्यक्ति विशेष की, समझ रहे ना। तो इस तरह की बात हो रही है। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी तो देख लो और पंप लेकर आओ, पंप ले आकर हवा भर दो। समझ ना, चाइनीज पंप से हवा लोग भर उड़ देते हैं कुछ हद तक। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। बात समझ ना।
तो बैठते हवा मतलब निकल गया तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर लगा दो, तब तक हम बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। समझना, दूसरी ओर, एक को तो निकला ही है, दूसरा का भी निकला हुआ है, बात समझना। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफा ने बताया और पंप लाने चला गया। समझना, सेन साहब के साथ ये जो घटना घटित हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। ये लॉन पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर, लॉन में। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिलों में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। समझ ना, तो बात वर्णन किया जा रहा है कि कैसे मतलब कासू करता था ये वगैरह वगैरह। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेहरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। समझ ना, घर के बाहर अलग रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म समझ ना में कैदी जज के सामने खड़ा हो, इस तरह का प्रतीत हो रहा है। जैसे देखते हैं ना कि मतलब जज, ये क्या बोलते हैं, कोर्ट में, न्यायालय में जब जज के सामने जो कैदी खड़ा होता है किस तरह का दृश्य होता है, उस तरह के दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। बात समझना, देखिए। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में, हवा पड़ रहा है, आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। समझ ना, शौक मतलब क्या, बहुत बदमाशी हो गया है। शौक इसमें जिक्र नहीं किया गया है शौक, लेकिन वही बदमाश वाला तो होता है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदे किया वह अलग। माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। बात समझ ना, मदन की बात आ गया। वो कासू था भाई, कासू था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। समझ ना, बच्चा भी। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सैनार गूंज गया।
आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। मदन की यही दावा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूँ। बात में ना गुस्साए हुए हैं उनके पापा जो पिताश्री हैं जो मदन के। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पॉइल द चाइल्ड इंग्लिश में कहा गया है, बात समझना। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बक खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन की अर्थ रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी खिसिया सेनाओं के सेनागढ़ तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। गली के बाहर निकल गया है, बात समझना। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों मतलब बच्चे के साथ उदंड जो होता है ना, लड़कों का प्रयोग किया गया है के साथ, जैसे कि यहाँ पर बिहार में छोकरों को कहा जाता है, वही आप यूपी में जाइएगा झांसी उसी की तरफ तो मोड़ी कहा जाता है, समझे। आओ वही मतलब लड़का लड़की उसी को छोकरा के साथ लट्टू नचा रहा था, समझे। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। बात समझना, एक मतलब टीम वर्क भी होता है कि तू हमरा में खेल, मतलब बीच बीच में आ जाते हैं विद्यार्थी को, मतलब क्या कुछ खिलाड़ी, तो उनको भी शामिल कर लिया जाता है, बात समझना। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है, लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। ना बाबा की मोटर के बारे में जिक्र किया जा रहा है। कासू 23 में आ गया। वही इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, पर क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। मतलब एक कैसा बच्चे उदंड नहीं हो जाते हैं। उसने आव देखा ना ताव मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। बात समझना, कैसा हो रहा है बच्चा को, देख रहा है ना। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। तब देखिएगा दो बच्चे जब लड़ते उड़ते हैं आपस में, तो बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे जो अलग अलग रहते हैं, वे दोनों का मजा लेते हैं, पूरा दिलचस्प लेकर उसे प्रयोग करते हैं, मतलब आनंद लेते हैं। एक अलग सी आनंद की प्राप्ति होती है, समझ रहे ना। तो उसी तरह हो रहा है, आइए देखते हैं। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बगले की पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी, समझ ना।
अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। समझ रहे ना, अहाते मतलब क्या कह रहा है भैया, अहाते अहाते मतलब अचानक होना चाहिए, आहात। ठीक है, थोड़ा सा उर्दू शब्द के काफी मतलब इसमें प्रयोग किया गया है, फिर भी हम लोग को इसका तो मतलब निष्कर्ष ही समझना है, इसका सारांश ही समझना। देख लीजिएगा, में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। बात समझ रहे ना, ये मतलब क्या मतलब कंसेप्ट है, देख रहे हैं ना, महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर झोपड़ी महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को तो इतनी अकल कहाँ, उन्होंने न तो अपने दुर्द माननीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, निकल गए, चल गए। समझ ना, मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, घर नहीं गइएगा, कब तक घर से भाग कर रहिएगा दूर। समझ ना, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा, धीरे धीरे। समझ ना, बच्चा जब बड़ा बदमाशी कर देते तो बचपन में ऐसा होता है घटना। समझ ना, सोचिएगा कि नहीं जाएंगे, लेकिन कब तक घर से बाहर रहिएगा भाई, बात समझना। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। तो इतना बदमाशी बच्चा था कि मतलब प्राय दिन आए दिन जो मार खाता था, पिटाई खाता था, समझे। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। मार तो खाता था, मार मतलब पिटाई, पिटाई समझिएगा। दाल भात जो होता है, मार मतलब चावल जो होता है, चावल का जो इंग्लिश वाले तो कहेंगे इसको, थोड़ा सा शहर वाले लोग राइस जूस, समझे। लेकिन हम लोग गांव वाले जो हैं, ठेठ गांव वाले होंगे जो उन्हें बात समझ रहे होंगे। मार जो होता है, जो चावल जो एक मतलब कोई मतलब एक बर्तन में जो बनाया जाता है, जिसमें पानी डालकर, एक कुकर में नहीं, एक बर्तन में गमला उमला जो होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसमें बनाया जाता है, उसी को तो निकाला जाता है, उसी को मार एक अलग होता है। लेकिन पिटाई वाला समझ, चोट, समझे। तो उस दिन से अलग होने वाला था, थोड़ा ज़्यादा होने वाली थी। लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। रसोई घर में घुसा लेकिन माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। समझ ना, वही नहीं होगा, बच्चा तो बच्चा होता है भाई, भूख, समझ ना। तो भूख लग गया तो भाई गया रसोई घर में। रसोई मतलब समझ रहे ना, किचन जहाँ खानवा बनता है, खानवा बनला, समझ रहे ना, वहीं पर जाकर एकदम इत्मीनान से खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। बात समझ ना। तो ये भी बात होता है भाई कि मान लीजिए गलती हो, ओरहन आता है गांव में, ओरहन मतलब समझ ना, कंप्लेन जो आता है गाँव में, तो इस तरह की बात सुनते हैं कि क्या सर मेरे मतलब घर का जो वातावरण कैसा है, आज मैं बच सकता हूँ कि पीटा भी जा सकता हूँ, उस तरह की, समझ ना। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी, उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झलराकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं,
कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। बात समझ ना। तो इस तरह की बात हो रहा है भाई, किसके बारे में हो रहा है? सोफर के बारे में से हो रहा है, समझ ना। थोड़ा सा कहानी थोड़ा सा बढ़ रहा है, लंबा है, समझ ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक पढ़ना होगा, समझ ना। वे दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ, देखिए ले तनख्वाह यहाँ तो मैं छोड़ दिया। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। बात समझ ना। उसके मतलब मदन का मतलब के अनुकूल कोई वार्तालाप नहीं हो रहा था, समझ ना, तो इसलिए वो नहीं सुना। वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटा समझ ना, गाँव के होंगे तो समझ रहे होंगे। लोटा जो होता है छोटा आकार में होता है, बड़ा भी होता है लोटा, लेकिन लोटा में पानी पिया जाता है, पनिया जरा से पियल जाला। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। बात सुनो ना, देखिए किस तरह मतलब हर एक कहानी में रुचि लीजिएगा तो आपको समझने में भी मजा आएगा और आनंद भी आएगा। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया, समझ ना। तो हाथों से मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। कोई बच्चा साहब मतलब उदंड हो जाता है, इतना उदंडता में आ जाता है कि उसको कितनों भी पीटिएगा तो उसमें थोड़ा सा भी रोता भी नहीं है। रोता भी है तो उस तरह का कोई तो बिना मरले इतना चिल्लाने लगेगा ना, लगता है कि कितना लाठी टूट गया। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए, दबा लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। बात समझ ना। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। देख रहे हैं क्या हुआ है। वो तो लड़का डर गया था भाई कि क्या हो गया भाई, नहीं हो गया। रोज पीटने वाला बच्चा आज बदमाशी भी किया है तो उसके कैसा बिल्कुल उससे विपरीत व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा, हंसने लगे। इसी तरह कहानी है दोस्तों समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको जहां पर लगे कि यहाँ पर ऐसा ना ऐसा होना चाहिए तो यथाशीघ्र मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे ताकि यथासंभव इसमें सुधार किया जा सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।